बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट करवाया था मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हमने डिस्कस कर लिया ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिटेल मैकेनिज़्म डिस्कस कर लिया कि इसका ट्रांसपोर्ट किस तरह होता है। अब नेक्स्ट आज की वीडियो लेक्चर में हम मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग की तरफ किस तरह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। तो हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को 3 वेज के ज़रिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब वो 3 वेज कौन कौन से वेज हैं? वो 3 रास्ते हैं। फर्स्ट वन 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाई RBC एज अ कार्बोनेट आयन। 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये RBC के ज़रिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और RBC के ज़रिए किस फॉर्म में? कार्बोनेट आयन की फॉर्म में ये टिश्यू से लंग की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा सेकंड वे जो है 23% कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज आ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल में टिश्यू से लंग की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और थर्ड वन वे जो है 7% कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये प्लाज्मा में डिज़ोल्व होकर टिश्यू से लंग की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इन 3 वेज के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया जाता है? टिश्यू से लंग की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और फिर लंग से इसको बाहर एनवायरनमेंट की तरफ एक्सहेल किया जाता है। तो अब इसका पूरा मैकेनिज़्म किस तरह होता है? ये 3 वेज जो हैं इनका पूरा मैकेनिज़्म यहाँ पे हम क्या करेंगे? डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर हमने अगेन वही फंक्शनल डायग्राम लिया हुआ है जिसके ज़रिए हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन डिस्कस कर लिया था। अब इस फंक्शनल डायग्राम के ज़रिए हम दोबारा क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिस्कस करेंगे कि टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग की तरफ किस तरह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा मैकेनिज़्म डिस्कस करने से पहले यहाँ पर चंद पॉइंट हैं, इनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो हमने मेंशन कर दिया है, इस पॉइंट से हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस पॉइंट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है आर्टरीज़ के अंदर। दिस वन इज़ यूवर आर्टेरियल साइड। ये हमारा हो गया आर्टेरियल साइड। लंग के अंदर ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया और फिर आगे निकल गया किसकी तरफ? टिश्यू की तरफ। यहाँ पे लंग है, यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होगा ब्लड का, और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे जाएगा टिश्यू की तरफ। ये जगह क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस स्क्वायर लाइक बॉक्स रिप्रेजेंट अ कैपिलरी। ये एक कैपिलरी रिप्रेजेंट करता है, और इस कैपिलरी के इर्द गिर्द क्या मौजूद है? यहाँ पे हमने चंद सेल ड्रा किए हुए हैं। ये क्या है? ये है टिश्यू सेल्स, और इस तरह इस साइड पे भी चंद सेल है, ये है टिश्यू सेल्स। तो ये क्या है? ये टिश्यू एरिया है, और इसके अंदर ये कैपिलरी है, और दोनों साइड पे हमने क्या कर दिया है? टिश्यू सेल ड्रा कर दिए हैं। अब ये साइड जो है, ये दूसरा साइड, दिस वन इज कॉल्ड वीनस साइड, और यहाँ से क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे जाता है लंग की तरफ, और लंग में फिर ऑक्सीजनेट होके वापस कहाँ पे आता है? इसी तरह अगेन यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होगा, और अगेन कहाँ पे जाएगा? ये टिश्यू की तरफ, और टिश्यू में ऑक्सीजन को डिलीवर करेगा, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप करेगा, और फिर यहाँ पे क्या करेगा? एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस करेगा। तो इस फंक्शनल डायग्राम के ज़रिए अब हम पूरा मैकेनिज़्म डिस्कस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट का। कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे 2 चीज़ें और भी हैं, इनको भी डिस्कस करते हैं। दिस वन रिप्रेजेंट यूर आर्टेरियल साइड, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। और ये साइड क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस वन रिप्रेजेंट द वीनस साइड। अब 2 पॉइंट यहाँ पे हैं, इनको भी जहन में रखना ज़रूरी है, और 2 पॉइंट यहाँ पे हैं, इनको भी जहन में रखना ज़रूरी है। वो कौन कौन से पॉइंट हैं? पॉइंट नंबर 1, अगर आर्टेरियल साइड पे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर देखा जाए तो ये होता है 40 mmHg। आर्टेरियल साइड पे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है 40 mmHg। और अगर इस आर्टेरियल साइड से 100 ml ऑफ ब्लड उठाया जाए तो इसके अंदर 48 ml O2 क्या होता है? ये मौजूद होता है। यहाँ आर्टेरियल साइड पे अगर हम 100 ml ऑफ ब्लड उठाए तो उसके अंदर 48 ml ऑफ O2 मौजूद होता है। अब इस दूसरे साइड पे आते हैं। जब ये ब्लड इस टिश्यू से पास हो जाता है और वीनस साइड पे आता है, तो वीनस साइड पे अगर हम इस ब्लड में क्या करें? कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर देखें तो ये होता है 46 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और अगर वीनस साइड से हम क्या करें? 100 ml ऑफ ब्लड उठाए तो उसके अंदर 52 ml कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है,
वो पॉइंट क्या है, वो ये है कि 100 ml ऑफ आर्टीरियल ब्लड कंटेन 48 ml ऑफ O2, और यहाँ पे वीनस साइड में या वीनस एंड में 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन 52 ml ऑफ O2। तो इससे ये जाहिर होता है कि जब आर्टीरियल साइड से टिश्यू में ब्लड पास होता है वीनस साइड की तरफ, तो पर 100 ml ऑफ ब्लड यहाँ पे क्या करता है, 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देता है, उठा देता है टिश्यू से। ये पॉइंट MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। 4 ml CO2 क्या करता है, 100 ml ऑफ ब्लड उठा देता है पर साइकिल। 100 ml ब्लड आर्टीरियल साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड 100 ml ब्लड जब गुजरता है और वीनस एंड पे आता है तो ये क्या करता है, टिश्यू से 4 ml ऑक्सीजन उठा देता है। क्योंकि 48 के साथ जब हम 4 ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो इसे क्या आएगा, 52 आएगा। तो इससे मुराद ये हुआ कि 4 ml CO2 पर 100 ml ब्लड क्या करता है, उठाता है टिश्यू से। अब फर्स्ट वन डिस्कस करते हैं यहाँ पर 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट RBC के ज़रिए कि ये किस तरह होता है। तो ये हो गया आप लोगों का पॉइंट नंबर 1। 70% कार्बन डाइऑक्साइड इसके थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है RBC के थ्रू। तो अब इसका पूरा मैकेनिज्म यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये है सेल्स, और इन सेल्स में क्या होगा, इन सेल्स में सेलुलर रिस्पायरेशन होगा। सेलुलर रिस्पायरेशन के रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उस एनर्जी के थ्रू क्या होंगे, सेलुलर एक्टिविटीज़ रन होंगे। लेकिन जब सेलुलर रिस्पायरेशन होता है तो यहाँ पे सेलुलर लेवल में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है टिश्यू में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए बाहर चला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में, और इंटरस्टिशियल स्पेस में ये फिर क्या करता है, इंटरस्टिशियल स्पेस से ये फिर आगे कैपिलरी से डिफ्यूज़ होकर ब्लड के अंदर चला जाता है। तो ये आ गया ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। अब ब्लड के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है तो ये डिफ्यूज़ हो जाता है कहाँ पे, सेल्स की तरफ, और कौन से सेल की तरफ, RBC की तरफ। तो ये क्या है, एक रेड ब्लड सेल है, दिस वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस वन इज़ RBC। ये एक RBC सेल है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है RBC के अंदर। RBC के अंदर साइटोप्लाज्मिक एरिया में क्या पाया जाता है, पानी भी मौजूद होता है। तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और एक रिवर्सिबल रिएक्शन करता है एक एंजाइम की हेल्प से। इस एंजाइम का नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, शॉर्टकट में मैंने CA से रिप्रेजेंट कर दिया, और इससे एक कंपाउंड बन जाता है जिसको कहा जाता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। इसे क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड जो होता है ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है और ये अगेन टूट जाता है दो मटेरियल्स में। फर्स्ट वन इससे बनता है H+ आयन, H+ इससे बनते हैं, और सेकंड वन इनसे बनता है HCO3 नेगेटिव आयन। इस नेगेटिव आयन को कहा जाता है कार्बोनेट आयन, और ये हो गया हाइड्रोजन आयन। अब यहाँ पर तो RBC के अंदर क्या मौजूद होता है, RBC के साइटोप्लाज्मिक एरिया में तो हीमोग्लोबिन के मालिक्यूल भी पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक हीमोग्लोबिन मालिक्यूल का सिंपल सा स्ट्रक्चर बना दिया है। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये बटरफ्लाई लाइक, ये है हीम पार्ट, एंड दिस वन इज़ द पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें अल्फा बीटा चेन जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए एक चेन बना दिया है अमीनो एसिड का। तो दिस वन इज़ अ पॉलीपेप्टाइड चेन। एक HB का जो मोनोमर होता है, हीमोग्लोबिन मोनोमर होता है, उसके अंदर कितना 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। लेकिन एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए हमने यहाँ पर सिर्फ एक चेन बना दिया है। तो इस चेन के अंदर क्या मौजूद होते हैं, हिस्टिडीन नामी अमीनो एसिड इसके अंदर मौजूद होते हैं, और ये हिस्टिडीन नामी अमीनो एसिड क्या करते हैं, ये इन हाइड्रोजन आयन को अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करवाते हैं। ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन आयन जो कार्बोनिक एसिड से जो बनते हैं, ये आगे अटैच हो जाते हैं किस चीज़ के साथ, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का जो होता है। तो इसके साथ यहाँ पे ये अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे चंद डॉट्स मैंने ड्रा कर दिए हैं। ये ब्लैक डॉट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हिस्टिडीन अमीनो एसिड। तो ये हिस्टिडीन अमीनो एसिड क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन आयन को अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गए हाइड्रोजन आयन। अब ये कार्बोनेट आयन जो यहाँ पे बन चुका है, ये साइटोप्लाज्मिक एरिया में RBC के मेम्ब्रेन जो होता है RBC का सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर यहाँ पे एक प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल मौजूद होता है, और इस प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल का नाम होता है बैंड 3 प्रोटीन।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वहाँ पे जगह कम है। इसको कहा जाता है बैंड 3 प्रोटीन। तो ये हो गया बैंड 3 प्रोटीन। अब ये बैंड 3 प्रोटीन जो हैं ये आरबीसी के मेम्ब्रेन में लगा होता है और ये क्या करता है, कार्बोनेट आयन को बाहर निकाल देता है यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर। तो यहाँ पे आ गया HCO3 नेगेटिव आयन। यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कौन सा है? प्रॉब्लम ये है कि जब कार्बोनिक एसिड बनते हैं तो ये दोबारा टूट जाते हैं और इससे क्या बनते हैं, हाइड्रोजन आयन क्रिएट होते हैं और कार्बोनेट आयन। अब ये नेगेटिव आयन तो सेल से बाहर निकल रहे हैं बैंड 3 प्रोटीन के ज़रिए प्लाज्मा की तरफ, और इसके अलावा हाइड्रोजन आयन जो है ये आहिस्ता आहिस्ता साइटोप्लाज्मिक एरिया में क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जब बढ़ जाता है, मतलब सेल के अंदर पॉजिटिव आयन इंक्रीज़ हो रहे हैं और नेगेटिव आयन का डिक्रीज़ आ रहा है, इनकी डिफिशेंसी आ रही है क्योंकि ये बाहर निकल रहे हैं और पॉजिटिव आयन आहिस्ता आहिस्ता एक्युमुलेट होने लगते हैं। तो जब हाइड्रोजन आयन जो है, पॉजिटिव आयन जब ये इंक्रीज़ हो जाते हैं तो पीएच क्या होता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है। जब पीएच डिक्रीज़ हो जाता है तो साइटोप्लाज्मिक एरिया आरबीसी का क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। तो ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, एंजाइम्स वगैरह जो होते हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते। यहाँ पे ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम हो गया, इसके अलावा और बहुत सारे एंजाइम जो कि मुख्तलिफ एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, वो यहाँ पे क्या कर देंगे, अपना फंक्शन करना छोड़ देंगे, डीनेचर होने की तरफ चले जाएंगे। तो अब इस प्रॉब्लम को तो हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आप लोगों के साथ और भी शेयर कर देता हूँ कि हाइड्रोजन आयन प्लस आयन्स का पीएच के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। जब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है तो पीएच डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब मोर एसिडिक एनवायरनमेंट बन जाता है। और जब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाता है तो पीएच क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है, मतलब बेसिडिटी की तरफ चला जाता है। तो ये पॉइंट अभी आप लोगों को जहन में याद रखना चाहिए। अब यहाँ पे पॉजिटिव आयन इंक्रीज़ हो रहे हैं तो अब इनको हैंडल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बैंड 3 प्रोटीन जो लगा होता है ये क्या करता है, इस प्रॉब्लम को ये हैंडल कर देता है। ये इस तरह करता है कि ये प्लाज्मा से जब एक कार्बोनेट आयन को बाहर निकाल देता है तो साथ में क्या कर देता है, एक क्लोरीन नेगेटिव आयन जो है ये अंदर की तरफ भी ले आता है। तो यहाँ पे आ गया Cl नेगेटिव आयन। तो इस तरह क्या कर दिया जाता है, इस आरबीसी का एनवायरनमेंट एसिडिक कंडीशन से बचाया जाता है। समझ में आ चुका होगा। और इस फेनोमेना को कहा जाता है, मतलब कार्बोनेट आयन का बाहर आना और क्लोराइड आयन का अंदर चला जाना, इसको कहा जाता है क्लोराइड शिफ्ट फेनोमेना, या इसके लिए दूसरा नाम हैम्बर्गर फेनोमेना भी यूज़ होता है। हैम्बर्गर्स फेनोमेना, क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर फेनोमेना इसको कहा जाता है। तो इस तरह क्या होता है, आरबीसी को ज़्यादा पॉजिटिव आयन के एक्युमुलेशन से बचाया जाता है और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स को क्या कर दिया जाता है, इनको इक्वलाइज किया जाता है ताकि ये दोनों क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अच्छा, अब इसके अलावा आप लोगों के बुक में उन्होंने एक पॉइंट और दिया हुआ है, और उन्होंने दिया हुआ है कि ये क्लोराइड आयन जब अंदर साइटोप्लाज्मिक एरिया की तरफ एंटर हो जाते हैं तो ये आगे साइटोप्लाज्मिक एरिया में पोटाशियम के साथ अटैच होकर पोटाशियम क्लोराइड बना देते हैं। और इसी तरह कार्बोनेट आयन बाहर प्लाज्मा में सोडियम आयन के साथ कंबाइन होकर सोडियम कार्बोनेट बना देते हैं। लेकिन ये पॉइंट अगर आप लोग डिस्कस ना भी करें तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे भी पानी मौजूद होता है साइटोप्लाज्मिक एरिया में, तो पोटाशियम क्लोराइड फिर क्या हो जाएगा, अगेन आयोनाइज हो जाएगा। और इसी तरह प्लाज्मा के अंदर भी तो पानी मौजूद होता है, तो अगर यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बनेगा तो फिर वो अगेन आयोनाइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी पानी मौजूद होता है, सोडियम आयन प्लस आयन में और कार्बोनेट नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लोग ये डिस्कस करें या ना करें, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एक पॉइंट और यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। ये कार्बोनिक एसिड यहाँ पे आरबीसी के अंदर तब बनता है जब आरबीसी के अंदर क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड का मकदार जब यहाँ पे हाई हो, मतलब
टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड का मकदार ज़्यादा हो, ये क्या होगा, आगे ब्लड की तरफ डिफ्यूज़ होगा और फिर ब्लड से ये आगे कहाँ पे जाएगा, आरबीसी के अंदर जाएगा और फिर ये वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाएगा। लेकिन जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज़ हो जाए तो ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में फिर चला जाता है। आगे आप लोगों को एक और जगह पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप लोग इतना जहन में याद रखिए कि टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत हाई है और यहाँ पे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है, तो इसलिए टिश्यू से ये ब्लड की तरफ डिफ्यूज़ होने लगता है और आरबीसी के अंदर कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो 70% ये कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है इज़ अ बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में। ये बाइकार्बोनेट आयन पे आगे चले जाते हैं वीनस साइड पे ब्लड के अंदर। तो यहाँ तक तो समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट वन आते हैं 23% एज अ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब इसके अलावा यहाँ पे मुझसे एक पॉइंट रह गया, यहाँ पे ये हीमोग्लोबिन के साथ जब हाइड्रोजन आयन अटैच हो जाते हैं तो इससे ये कंपाउंड जो बनता है इसको हीमोग्लोबिनिक एसिड का नाम दिया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिनिक एसिड इसको कहा जाता है। और ये हीमोग्लोबिनिक एसिड जो है इसका एक फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे हीम पोर्शन के साथ जो ऑक्सीजन अटैच होते हैं उनको डिलोड करने में हेल्प मिलता है। जब हाइड्रोजन आयन इसके साथ अटैच हो जाते हैं इससे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और इसके रिजल्ट में इससे ऑक्सीजन आयन क्या हो जाते हैं, ये डिटैच हो जाते हैं, इनका डिलोड होता है और ये आयन फिर आगे चले जाते हैं, यहाँ पे टिश्यू की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। यहाँ पे मैं एक एरो आप लोगों के लिए ड्रा कर देता हूँ कि ये ऑक्सीजन आयन फिर आगे चले जाते हैं और कहाँ पे चले जाते हैं, आगे टिश्यू की तरफ ऑक्सीजन को डिलीवर किया जाता है। अच्छा, और इस कंपाउंड को हीमोग्लोबिनिक एसिड का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट वन जो है 23% एज अ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे असल में हीमोग्लोबिन जो होता है ये तो आरबीसी के अंदर मौजूद होता है, लेकिन एक्सप्लेनेटरी पर्पजेज़ के लिए यहाँ पे मैंने बाहर निकाल दिया है इसको। तो पॉइंट नंबर 2 जो है 23% इसके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कैसे, यहाँ पे ब्लड के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड आ चुका है सेलों से। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल उठा देता हूँ, नीचे यहाँ पे ला देता हूँ ब्लड के अंदर, या आप लोग कहें प्लाज्मा के अंदर आ चुका है। तो ये क्या है, हीम पोर्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन, और दिस वन इज़ द ग्लोबिन पार्ट या पॉलीपेप्टाइड चेन। अब पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है अमीनो एसिड का, उसके एक एंड पे अमीनो ग्रुप अटैच होता है और दूसरे एंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, ये आप लोगों को शायद पता होगा। अब ये यहाँ पे ये ग्लोबिन चेन जो है इसके एक एंड पे, यहाँ पे मैंने कार्बोक्सिलिक एंड कंसीडर कर दिया कि वो यहाँ पे अटैच है, और यहाँ पे क्या है, अमीनो एंड अटैच है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, असल में ये कार्बन डाइऑक्साइड इस अमीनो एंड पे ही अटैच होता है। कैसे, यहाँ से मैं ये 2 हाइड्रोजन एटम जो है इनको हटा देता हूँ, एक हाइड्रोजन एटम मैंने ऊपर अटैच कर दिया यहाँ पे, और दूसरा जो है वो कुछ इस तरह अटैच हो जाता है, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड COOH, कुछ इस तरह। ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है ये कुछ इस फॉर्म में क्या हो जाता है, इस फॉर्म में अटैच हो जाता है अमीनो एंड के साथ, और इससे यह मॉलिक्यूल जो बनता है इसको कहा जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप की तरह स्ट्रक्चर इन्होंने बना दिया यहाँ पे। उम्मीद है ये चीज़ भी समझ में आ चुकी होगी। तो 23% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के अमीनो एंड पे अटैच होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, और आगे लंग की तरफ फिर इसको क्या कर दिया जाता है, डिलीवर या ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये हो गया दूसरा फॉर्म या दूसरा वे हो गया। अब थर्ड वन वे की तरफ आते हैं, और ये सबसे सिंपल है। 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है प्लाज्मा में। प्लाज्मा में ऑलरेडी पानी मौजूद होता है, और पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व हो सकता है, वो डिज़ोल्व होता है वाटर के अंदर। तो 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व हो जाता है प्लाज्मा के अंदर। तो ये 3 फॉर्म उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। अब इन 3 फॉर्म को क्या कर दिया जाता है, वीनस एंड पे ले जाया जाता है और आगे लंग की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ताकि क्या कर दिया जाए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का डिलोड कर दिया जाए और ऑक्सीजन को अगेन क्या कर दिया जाए, बाइंड किया जाए और टिश्यू लेवल की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाए। तो अब यहाँ पे डिलोड इसका पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लाज्मा को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सबसे सिंपल है। प्लाज्मा में क्या मौजूद होता है, 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये डायरेक्टली क्या होता है,
लंग की तरफ आगे क्या हो जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है। लेकिन इससे पहले आप लोगों को यहाँ पे एक पॉइंट मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लंग के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होता है, यहाँ पे कम होता है। इनहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होता है, और यहाँ पे वीनस एंड पे ये ब्लड जो आ गया, इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हाई होता है। ये पॉइंट आप लोग जहन में रखें। यहाँ पे हाई होता है, इंक्रीज का साइन मैंने लगा दिया। तो ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हायर कंसंट्रेशन रीजन से क्या होता है, मॉलिक्यूलों का मूवमेंट होता है लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ। तो प्लाज्मा से तो इस तरह डीलोड हो जाएंगे। यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, ये आगे चले जाएंगे, डिफ्यूज़ हो जाएंगे कहाँ पे, लंग की तरफ या अल्वियोलाई की तरफ आप लोग कहें, क्योंकि अल्वियोलाई कहाँ पे पाए जाते हैं, ये भी तो लंग का ही पार्ट होता है, लंग के अंदर मौजूद होते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि 23% जो होता है ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल में आता है। यहाँ पे क्या अटैच होता है, COOH। तो इससे क्या होता है, इससे ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो गया, CO2, और ये अगेन किस फॉर्म में आ जाएगा, ये अगेन आ जाएगा उसी H2 की फॉर्म में। आप लोग ऐसा इसको लिखें या इसको हटाएं और यहाँ पे H2 लगाएं, सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है। और जब ये प्लाज्मा की तरफ क्या हो जाएगा, इस अमीनो एंड से डिटेच हो जाएगा, फिर प्लाज्मा से ये आगे क्या होगा, ये आगे अल्वियोलाई की तरफ क्या हो जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की डीलोडिंग इस तरह होती है। अब थर्ड वन आते हैं, और थर्ड वन पढ़ते हैं ये 70% डीलोडिंग। तो यहाँ पे क्या मौजूद होता है प्लाज्मा के अंदर तो यहाँ पे कार्बोनेट आयन मौजूद होते हैं, ये तो आप लोगों को पता है, क्योंकि बैंड 3 प्रोटीन ने इनको क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया है कि तुम बाहर चले जाओ और अपना रास्ता इख्तियार कर लो, प्लाज्मा के अंदर ट्रेवल करना सीखो। अच्छा, तो ये हो गया कार्बोनेट आयन। अब यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पे आप लोगों को ये पॉइंट भी जहन में याद रखना चाहिए कि ये आरबीसी जो होता है ये कम्प्लीटली कार्बोनेट आयन को बाहर नहीं कर सकता। कार्बोनेट आयन जितने बनते हैं उनको बाहर निकाल देता है, और जितना अपने अंदर रखवा सकता है उतना अपने साइटोप्लाज्मिक एरिया के अंदर क्या कर देता है, एक्युमुलेट कर देता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि चंद क्या मौजूद है यहाँ पे, कार्बोनेट आयन आरबीसी के अंदर भी मौजूद है। तो ये हो गए CO3 नेगेटिव आयन। तो ये तो हो गया कार्बोनेट आयन। अब इस कार्बोनेट आयन के अलावा यहाँ पे क्या मौजूद होता है, यहाँ पे तो हीमोग्लोबिनिक एसिड के मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं, जिसके पास क्या होते हैं, जिसके पास H+ आयन होते हैं। कुछ देर पहले हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था कि इसके पास क्या मौजूद होते हैं, H+ आयन भी मौजूद होते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, बाहर प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो रहा है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड का इस गैप को फिल करने के लिए क्या करना होगा, आरबीसी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होगा। तो आरबीसी से किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा होगा कि इस आरबीसी के अंदर जितना कार्बोनेट आयन इसके अंदर जितने मौजूद हैं, ये कार्बोनेट आयन किसके साथ अटैच हो जाएंगे, ये कार्बोनेट आयन हाइड्रोजन आयन्स के साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, और ये क्या बनाएंगे, ये अगेन बनाएंगे कार्बोनिक एसिड। क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे H2CO3। और यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको भी देखें, ये भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जब हीमोग्लोबिनिक एसिड से ये H+ आयन डिलोड हो जाते हैं, तो अगेन क्या होता है कि यहाँ से ऑक्सीजन के लिए बाइंडिंग साइट फिर अगेन क्या हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पे अगेन क्या होता है, ऑक्सीजन का बाइंडिंग होता है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिनिक एसिड जो है उससे हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाते हैं और कार्बोनेट आयन के साथ एक कंबाइन हो जाते हैं, और इसी तरह बना देते हैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब ये आप लोगों को पता है कि कार्बोनिक एसिड क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, और ये अगेन टूट जाता है किस चीज़ में, यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज अपना एक्टिविटी रिवर्स कर लेता है, ये अगेन टूट जाता है दो कंपाउंड में। फर्स्ट वन क्या होता है, वाटर, और सेकंड वन क्या होता है, वाटर मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो।
इससे क्या बनता है, इससे बनता है वाटर, और सेकंड वन से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या होता है, आरबीसी का मेम्ब्रेन क्रॉस करके यहाँ पे बाहर आ जाता है प्लाज्मा की तरफ, और प्लाज्मा से बाहर ये चला जाता है कहाँ पे, लंग की तरफ। तो इस तरह इसको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है आरबीसी सेल से और प्लाज्मा से। ये कौन करवाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जो रह जाते हैं इनको वापस बैंड 3 प्रोटीन क्या कर देता है, एंटर कर देता है। क्योंकि यहाँ पे आरबीसी के अंदर जितने अपने कार्बोनेट आयन थे वो तो इसने क्या कर दिए, कार्बोनिक एसिड के फॉर्मेशन में यूज़ कर दिए। अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी कमी आएगी तो ये क्या करेगा, बाहर जो प्लाज्मा की तरफ इन्होंने निकाल दिए थे बैंड 3 प्रोटीन के ज़रिए, उन्हीं कार्बोनेट आयन को फिर क्या करेगा, अगेन लेगा और उसके साथ हाइड्रोजन आयन कंबाइन करेगा और इसे कार्बोनिक एसिड बनाएगा, और कार्बोनिक एसिड अगेन टूटेगा, उससे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और थोड़ा बहुत पानी भी बाहर निकाल दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रीथिंग के दौरान अगर हम कोई शीशा वगैरह अपने मुंह के सामने रख दे तो वाटर के वेपर्स उसके ऊपर बन जाते हैं, तो थोड़ा बहुत पानी भी इससे क्या होता है, बाहर निकलता है। ये वो पानी है जो बाहर निकलता है। तो ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पढ़ेंगे।